हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ये है प्रकाश किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ओके। और इसमें जो पहला वीडियो हमने दिया है कल एक दिन पहले, वो मैंने बनाया था बेसिकली परावर्तन के नियम और समतल दर्पण पर। ओके। और उस वीडियो में मैंने समतल दर्पण की जानकारी आपको दी थी कि कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। अब हम आ रहे हैं 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के ऊपर, क्योंकि समतल दर्पण की जानकारी या परावर्तन के नियम या वो सारी जो बेसिक जानकारियाँ थी वो आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके होते हैं। और चूंकि 10वीं क्लास में मैंने कहा था कि कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं जाता, इसलिए पहला वीडियो जो था वो था इंट्रोडक्शन, है ना, टाइप। अब लेंगे हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, जो एक महत्वपूर्ण वीडियो है बोर्ड परीक्षा के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ओके। इसमें कुछ सूत्र हैं जिनकी आपको स्थापना करनी होगी, व्युत्पन्न करने होंगे, और इसमें कुछ आंकिक सवाल भी हैं, इसके कुछ नियम भी हैं। आपको जो रे डायग्राम है, यानी रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंब कहाँ दर्पण के में देखते हैं, किस किस तरह का दर्पण होता है, फोकस कहाँ होता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो भी है, और सब चीज़ें कहाँ होती हैं, फोकस की दूरी, ये सब चीज़ें, और जो भी इस तरह की बातें हैं। बेसिकली प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं, बेसिक बात यह है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरीके से बनता है और गोलीय दर्पण कैसे काम करता है। ठीक, इस बात पर यह वीडियो रहेगा हमारा। थोड़ा बड़ा वीडियो है, वही 40-45 मिनट, 1 घंटे का वीडियो है। इसमें हम एनसीईआरटी के कुछ सवाल हैं वो भी हल कर देंगे आपके, और जो डेरिवेशन है वो भी बता देंगे, और दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के नियम हैं वो भी बता देंगे, रे डायग्राम कैसे बनाना होता है वो भी बता देंगे। ठीक, और जो भी गोलीय दर्पण के बारे में चीज़ें परिभाषित की जाती हैं वो भी बता देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गोलीय दर्पण। ओके। ओके, तो कितने प्रकार का होगा गोलीय दर्पण, है ना। 2 तरह का है, देखो, एक है अवतल दर्पण, और दूसरी तरफ पहुंच जाओ, इधर लिख देते हैं उत्तल दर्पण। ऐसे ऐसे लिख दो, उत्तल दर्पण, ऐसे। ठीक, सिंपल। अब बात करें अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण मतलब जिसका तल जो है दबा हुआ हो। अब इसकी बनाने का तरीका क्या है, दर्पण बनाने के लिए, इस तरह का दर्पण बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा। कहता है ये गोलीय दर्पण है। ठीक, तो खाली गोले, कांच का खाली गोला, यानी जैसे एक आपने सुना बिजली का बल्ब जो होता है, इस तरह का खाली गोला, गोलीय कोश बोलते हैं जिसको, उसके अगर बाहरी हिस्से पर, जैसे मान लो, पहले सबसे पहले तो बनाओ एक गोला, एक गोला बनाओ सबसे पहले। देखो ये बनाया मैंने गोला, ये है कांच का खाली गोला। ठीक, इसके मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से पर मैं पॉलिश कर दूँ, एक ऐसी पॉलिश, ठीक, जिसकी वजह से ये लाइट को वापस करे। ठीक, तो ये बन गया गोलीय पृष्ठ, और गोलीय पृष्ठ के बाहर की तरफ पॉलिश होगी तो अंदर प्रकाश जाएगा इस पृष्ठ के ऊपर और वापस आएगा प्रकाश किरण। ओके, तो प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, अब इसका जो केंद्र है उसको दिखाना पड़ेगा C, और जो इसकी त्रिज्या है उसको परिभाषित करना पड़ेगा R। इसका नाम क्या होगा, ये होगी वक्रता त्रिज्या या वक्र की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना, इसे बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये है अवतल दर्पण। अब इसका उल्टा करें, मान लीजिए अंदर की तरफ पॉलिश करें तो कैसा दर्पण बनेगा, ये बनेगा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का भी कुछ छोटा सा एक ऐसा ही चित्र बना लें अगर हम, तो हमें दिखाई देगा। इधर करना पड़ेगा पॉलिश, है ना, तो इसमें इधर पॉलिश करो, देखो ऐसे,
यूँ, और जिस गोले से बना है ये उसका केंद्र हो गया यहाँ पे, और ये होगी उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कुल मिला के रेडियस। ओके, अब ये तो हैं दो दर्पण, एक है अवतल एक है उत्तल दर्पण। ठीक, अब बात ये आई कि इनमें जब प्रतिबिंब बनते हैं, उस प्रतिबिंब बनने का जो बेसिक है, जो तरीका है, जो आधार है, वो क्या है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की कुछ किरणें अगर इस पर पड़ें तो वो किस तरीके से परावर्तित होती हैं। तो मान लीजिए इसमें क्या करते हैं हम कि हम देखते हैं भाई प्रकाश की किसी किरण को डाल के देखते हैं हम, और हम देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। मान लो प्रकाश की एक किरण को हम इस पे डालते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ से डाल देता हूँ। मान लो मैं प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो कोई यूँ आ रही है, देखो प्रकाश की किरण। ठीक, तो ये देखिए यहाँ इस बिंदु पे आई है, मान लो ऐसे, तो यहाँ एक नॉर्मल बनेगा अभिलंब, ये बन गया अभिलंब, तो ये एंगल हो गया देखो आई, ऐसे। ठीक, तो जितने एंगल पर ये पड़ेगी यहाँ अभिलंब से, उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ एक स्पर्श रेखा भी बना सकते हो तुम, ताकि तुम्हें ये अभिलंब के साथ बना हुआ कोण 90 डिग्री तुम्हारा बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, ऐसे। ये भी तरीका है, स्पर्श रेखा बना लेते हैं। अब आई के बराबर क्या होगा? आर होगा, तो आर यानी इधर को ये किरण वापस जाएगी, यानी ये जो हुआ ये हुआ कोण आर। ठीक, तो आई बराबर आर, परावर्तन का नियम क्या कह रहा है? आई बराबर आर, कोण आई और आर जो है बराबर होंगे। ठीक, छोटा आर लिया जा रहा है ना, तो छोटा आर लिख दो। ठीक, स्मॉल आर है ना, ये देखो। ठीक, अब ये हुआ किरण, प्रकाश की किरण कैसे आई अवतल दर्पण के ऊपर। अब ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी देख सकते हैं, मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण जो है इधर से आती है, यूँ इधर से आती है और इस पृष्ठ पे गिर जाती है ऐसे, तो इस पर भी देख सकते हैं कि उसको कैसे वापस जाएगी। तो यहाँ पर भी एक अभिलंब बना सकते हैं केंद्र से होते हुए, देखो ये बना दिया अभिलंब मैंने केंद्र से होते हुए, यूँ ये बना दिया नॉर्मल, और ये मान लो एंगल बना दिया आई, और इसी पे इसको वापस कर दें तो ये बना दिया आर। तो यहाँ किरण की यही स्थिति है। ठीक, अब बात इसमें आती है कि इन किरणों से प्रतिबिंब बनने का क्या मतलब है? प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या है? देखो, मान लीजिए यहाँ से चलने वाली दो किरण बना लें ऐसे, और यहाँ पर भी बना लें ऐसे, इधर को चले ये इधर को चले यूँ, तो देखो दोनों जो है यहाँ मिल रही हैं इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे। एक इधर से आ रही थी, प्रतिबिंब के लिए इधर से मुड़ी, यहाँ पे हुआ, दोनों बराबर कोण बने, यहाँ पे इसका परावर्तन हुआ, तो यहाँ पर इस बिंदु पे मिली दोनों। देखो एक ये आ रही थी इधर से और दूसरी आ रही थी इधर से, तो इस बिंदु पे दोनों मिल रही है देखो परावर्तन के बाद। इसका मतलब अगर यहाँ कोई बिंदु है, ये है बिंदु ए, तो ये बिंदु है क्या? ए डैश। तो इस बिंदु ए का एक प्रतिबिंब ए डैश तैयार हो गया, यानी किसी भी बिंदु से दो किरण लेके चले और परावर्तन के बाद देखा कि वो दोनों किरणें कहाँ पर मिली हैं, तो प्रतिबिंब तैयार हो गया। ऐसे ही इसका कर सकते हैं, देखो ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ से एक किरण चलती है ऐसे, एक और चलती है, मान लो कोई ऐसे चलती है, यहाँ पर भी अभिलंब बनाया। ठीक, अभिलंब से बना हुआ कोण ये है, तो इसी कोण पे वापस करी मैंने इसको, ये कर दी, देखो इसी कोण पे मान लो मैंने वापस कर दी बराबर, इधर को चली गई मान लो ये यूँ। ठीक, अब ये पीछे हटाने पे कहीं मिलती हैं ऐसे, या तो आगे जाए या पीछे हटाने पे मिले, तो देखो पीछे हटाने पे मिलने पर यहाँ मिल रही है मान लो, तो ये था ए और ये था ए डैश। तो कैसा प्रतिबिंब है? दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, दर्पण के अंदर बना है प्रतिबिंब, दर्पण में बना पीछे की तरफ, तो दिखाई देगा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो दिखाई देगा, हमारी आंख उसे देख पाएगी, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक, तो हमारी आंख उसे नहीं देख पाएगी, वो आ सकता है स्क्रीन पर, पर्दे पर उसको उतारा जा सकता है। तो ये बात बाद की है, ये बात हम करेंगे कि भाई कौन सा प्रतिबिंब कैसा होता है, किसको आंख से देखा जा सकता है, किसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से देखा कि इस ए का एक प्रतिबिंब यहाँ बना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पे खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, इधर को देख रहा है ये व्यक्ति, तो इसे क्या दिखाई देगा? इसे दिखाई देगा ये ए नहीं दिखाई दे रहा है इसको, मान लीजिए इसको ये ए को देख ही नहीं रहा, तो इसको क्या दिखेगा? इसे दिखेगा कि प्रतिबिंब यहाँ पर है, ये ए जो है यहाँ पर है, प्रतिबिंब देखेगा ये इसका। अगर ये पीछे नज़र को दौड़ा के देखे तो यहाँ देखेगा इसको, दर्पण के अंदर देखेगा इसको, और इसे व्यक्ति देख ही नहीं सकता। इसे स्क्रीन पे लाओ पहले, उसके बाद इसे देख लेगा, ये दिखाई दे जाएगा।
जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल का पर्दा, टेलीविज़न का पर्दा, तो वो कैसे प्रतिबिंब होते हैं? वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जो स्क्रीन पर उतारे जाते हैं। तो कुल मिला के एक बिल्कुल सरल सी प्रक्रिया है, इस तरीके से प्रतिबिंब को देखा जाता है। जो दर्पण में अंदर होता है प्रतिबिंब, उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो दर्पण के बाहर बनता है, इस तरफ बन जाता है, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। देखो ये ऊपर है और ये इसके नीचे बना, यानी मान लो इस रेडियस को या इसको आधार मान लें हम, ठीक। बाद में इसका नाम भी रखेंगे हम, इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो नीचे बना, उल्टा हो गया, और यहाँ पे देखें तो सीधा ही बना है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनते हैं और सीधे बनते हैं। उनके आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, आकार दोनों ही हालात में, दोनों सिचुएशन में छोटे बड़े हो सकते हैं, आकार की कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि दर्पण के अंदर अगर प्रतिबिंब बने और हमें दिखाई दे तो वो सीधा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और अगर दर्पण के बाहर है तो उल्टा होता है, वो हमें दिखता नहीं है। वो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक चमकीला पर्दा लगाना पड़ता है, एक स्क्रीन लगानी पड़ती है जिस पर लाइट गिरे वो हमें दिख जाए। ओके, तो सिंपल सा तरीका था एक बार कि भाई ये दर्पण कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, इसको पहचानने का एक तरीका था। अब इन पर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो साइन कन्वेंशन है, यानी जो चिन्ह पद्धति है, वो कैसे काम करती है। ठीक, अब चिन्ह पद्धति कैसे काम करती है? अब चिन्ह कैसे लगाते हैं, चिन्ह पद्धति कैसे काम करती है, यानी इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन, है ना। ये चिन्ह पद्धति कैसे काम करती है, सिस्टम क्या है इसका। अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक अक्ष बनाते हैं, पहले एक अक्ष बनाते हैं, और मान लीजिए उस अक्ष को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, या अपने माइंड में रखते हैं, लेकिन उसको एक अक्ष कहते हैं बस हम, कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाली बात नहीं है, सिर्फ अक्ष कहेंगे तो काम चलेगा। ठीक, अब मान लो हम एक एक्स अक्ष या अक्ष बना दें, ये बना दिया हमने अक्ष। क्या कह सकते हैं इसको? उसे कह सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, बस, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक्स अक्ष वाई अक्ष कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके लंबवत भी एक अक्ष बनाते हैं, ठीक, ये दूसरा अक्ष है, इसके लंबवत एक अक्ष है। ठीक, अब यहाँ पर हम कोई दर्पण रखते हैं, इसे मान लो ये शून्य है और ये शून्य शून्य कोमा, ऐसे मान लें दोनों को, यानी इधर की तरफ जो दूरियां ली जाती हैं वो ली जाती हैं धनात्मक, इधर की तरफ जो दूरियां ली जाती हैं वो ली जाती हैं ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ऊपर की तरफ ली जाती हैं धनात्मक, नीचे की तरफ ली जाती हैं ऋणात्मक। अगर इतना मान लें तो काम चलेगा, इसको नाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कोई दर्पण हम यहाँ रख देते हैं, दर्पण रख दिया, मान लो मैंने ऐसे, ये देखो मैंने यही दर्पण रख दिया, मान लो ये रख दिया मैंने दर्पण, ठीक है, ये मैंने दर्पण रख दिया। ठीक, तो देखा जाए तो मैंने कौन सा दर्पण रख दिया, ये मैंने कोई भी नाम हो, अवतल दर्पण रख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो केंद्र है वो धनात्मक की तरफ पड़ेगा कि ऋणात्मक की तरफ पड़ेगा। तो देखेंगे अगर इसको मूल स्थिति में रख दिया जहाँ पर शून्य शून्य है तो इसका इधर पड़ेगा केंद्र, मान लो इसका केंद्र यहाँ पड़ गया C। ठीक, तो इसका जो रेडियस होगा, देखो ये होगा इसका रेडियस ऐसे। अब इधर की तरफ ली जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होंगी, नेगेटिव होंगी, और पीछे की तरफ ली जाने वाली दूरियां धनात्मक होंगी। ऊपर की तरफ ली जाने वाली दूरियां या लंबाइयां धनात्मक होंगी और नीचे की तरफ ऋणात्मक होंगी। अब मान लीजिए मैं इसके सामने कोई वस्तु खड़ी कर देता हूं, मैं यहाँ एक वस्तु खड़ी कर देता हूं, देखो ऐसे, इसका नाम रखा मैंने AB। ठीक, अब मान लीजिए इसका प्रतिबिंब कहीं बन जाता है, मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, सपोज यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाता है A', B', तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो लंबाई है वो धनात्मक होगी। ये पॉजिटिव हो गया HO, O से मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट। और ये कैसी होगी इसकी ऊंचाई? ये होगी इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये कैसी होगी? ये होगी नेगेटिव, माइनस में रखेंगे इसको। ऐसे बताने का तरीका है इमेज कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उनके नियम क्या है, ये बात हम करेंगे। अभी हम पहचान करवा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होगा।
अब इसके मान लीजिए इस वस्तु की दर्पण से दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ली जाएगी, ये कोई दूरी ले लें हम, ठीक। ये कैसी होगी, ये होगी नेगेटिव, ठीक। और इसको लिखते हैं बाद में u, इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब इसका सिंबल होता है u, इसका प्रतीक जो है u होता है। होती कैसी है, नेगेटिव लेनी पड़ेगी हमें, ठीक। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पता लगेगा बाद में। प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आएगी, धनात्मक ऋणात्मक अपने आप आएगी। अब यहाँ तक बात आती है कि इसका जो r है, जहाँ भी ये लगेगा r, कैसा r है इसका r भी नेगेटिव है, यानी मूल स्थिति से या मूल बिंदु से जो भी कहें इस तरफ है तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो भी हम फॉर्मूला बनाएंगे, जिस फॉर्मूले में भी हम इन्हें लगाएंगे, हम ये देख के लगाएंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। और जिसको हम नहीं जानते उसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, उसको बताएगा आंसर। मान लीजिए हमें वस्तु की स्थिति लगानी है, ऐसे है तो नेगेटिव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो पॉजिटिव लगाएंगे, सिंपल सी बात है। इसका फोकस या रेडियस जो भी हम आगे बात करेंगे, फोकस निकालेंगे तो ऋणात्मक लगाएंगे। ये किसका है, ये कॉनकेव का है। लेकिन जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी हम उसको कुछ नहीं लगाएंगे, वो अपने आप आएगी। वो नेगेटिव आएगी तो इधर को, पॉजिटिव आएगी तो इधर को, वो अपने आप पता लगेगा। तो एक तरीका है साइन कन्वेंशन का, यानी अगर एक्स वाई मान लें, इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो बिल्कुल एज इट इज जैसा तुम्हारा निर्देशांक होता है ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। ऐसे ही मान के इसको चल सकते हैं। वैल्यू रखने में कंफ्यूज ना हो, वैल्यू रखना बड़ा सीधा है, सरल है। जो दिया है, जहाँ दिया है वो फॉर्मूले में वैल्यू में डालना होता है। जो मालूम नहीं है वो अपने आप आता है, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपने आप आता है, वो अपना साइन लेके आता है आंसर में। तो ये बात हुई कि साइन कन्वेंशन चिन्ह पद्धति क्या है ना। अब बात करेंगे फोकस एवं फोकस दूरी, ठीक। दोनों बातें हैं, यानी इसमें एक है अवतल दर्पण, ठीक, इसकी देखेंगे फोकस और फोकस दूरी कैसे परिभाषित होगी। और एक है उत्तल दर्पण, दोनों, ठीक। फोकस क्या है, कह रहा है अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें किसी दर्पण पर डाल दी जाएं तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं फोकस, ठीक। यानी सिंपल सी परिभाषा। अब मान लो मैं बना देता हूँ ये कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, और ये बना देता हूँ मैं इसका केंद्र, और ये डाल देता हूँ एक मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण। तो कहता है यहाँ पर जो है नॉर्मल बनाओ, अभिलंब बनाओ। ये जो कोण है यहाँ पे अभिलंब से बना हुआ ये है आई, और जिस पर ये चलेगी वापस जाएगी ये है कोण आर। तो ये समानांतर है, देखो ये वाली जो किरण है इसके समानांतर है। तो कहता है ये कोण भी आई होगा, और आई और आर का जो टोटल होगा वो यहाँ होगा इधर। तो ये 2i हो जाएगा कोण, क्यों, क्योंकि i बराबर आर है, ठीक। क्योंकि ये बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है, जो बाहरी कोण है, ये अंदर के आमने सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये i है तो ये भी r भी i है, क्योंकि i और r बराबर हैं दोनों। तो कितना हो गया, 2i हो गया। कहता है यहाँ पर एक लंब डाल लो, और लंब डाल के इनमें संबंध निकालो। ये लंब डाल दिया लंब, और इस लंब को लिख दो MP, ठीक। P मतलब पोलर, पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव, यानी जहाँ पर ये मूल होता है, ठीक। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ये दर्पण का ध्रुव है। और इसके ध्रुव पे खींची हुई जो लाइन है लंबवत लाइन, ठीक, ध्रुव लाइन, ध्रुव रेखा है ना, ऐसे बोल देते हैं उसको। अब अगर इसमें लगाओगे कोण tan थीटा तो देखो बड़ी आसानी से आंसर मिलेगा। tan i लगाओ पहले, तो क्या मिला, MP/r। ये जो पूरा है ये पूरा r है, ऐसे क्यों, क्योंकि इस P को इसके बिल्कुल पास माना गया, इस बिंदु P को इसके ध्रुव के बिल्कुल पास माना गया। तो कितना हो गया, ये हो गया MP/r। इस त्रिभुज में अगर बात करें तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है
MC ठीक। अब यहाँ पर जा रही है लाइन, इसे मान लेते हैं F फोकस ठीक। अब tan 2i लगाएं, अगर डबल कर दें अगर एंगल को, तो क्या बनेगा MP/F यानी PF, ये आ गया PF। अब देखो PF ये थोड़ी सी डिस्टेंस है, ये वाली PF है, जिसको बाद में तुम F कहोगे, फोकस दूरी कहोगे इसको बाद में। अब यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा I/2i। tan हटा दो, tan क्यों हटाता है, छोटे एंगलों के लिए tan हट जाता है, जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तब tan हट जाता है। तो क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा, देखो ये PF जो है ऊपर चला जाएगा, इधर भी डिवाइड कर दिया, ये R इधर आ जाएगा, तो PF की जो वैल्यू है वो आ जाएगी R/2, यही बन जाएगी तुम्हारी फोकस की दूरी R/2 ठीक। तो क्या किया, tan थीटा बराबर थीटा बहुत छोटे कोणों के लिए, है ना, बहुत छोटे कोणों के लिए, ये लगा दिया ठीक। तो इससे क्या मिला कि जो फोकल लेंथ है, जो फोकस दूरी है, वो रेडियस की आधी हो गई। किस में देखा, अवतल दर्पण में देखा। बिल्कुल यही बात तुम उत्तल दर्पण में देख सकते हो। एक बार इसे उत्तल दर्पण में भी देख लो, लगे हाथ, देखो ये बन गया उत्तल दर्पण, और ये बना दिया तुमने मुख्य अक्ष, ये बना दिया C, और यहाँ लाइन आने वाली है, मान लो ये बन जाएगा F, और एक जो रेखा है ऐसे, ये जाएगी फोकस से, ये देखो ये चला दिया ऐसे, और यहाँ बनाओगे तुम केंद्र से जाने वाला अभिलंब, ये बना दिया। तो देखो ये जो एंगल है यही है I और यही है R ठीक। अब यहाँ पे देखोगे इसको, तो ये जो I है, कहता है यहाँ से बनेगा ये भी I है, और यहाँ से बनेगा ये, देखो ये जो है ये R है, तो ये 2i बन जाएगा। कहता है यहाँ भी अभिलंब डाल लो MP के नाम से, और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी हो जाएगा ठीक। डन हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये है मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण ठीक। तो ये कैसा लगेगा, जब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद इधर को जाएगी, तो क्या लगेगा कि यहाँ से निकल रही है लाइट इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ मान लो कोई देखे इसको, यहाँ खड़ा होकर कोई देखे तो ऐसा लगेगा कि इधर से लाइट जा रही है। तो क्या हो गया, समानांतर अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं ठीक, उसे क्या कहते हैं, फोकस। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई तो यहाँ मिलेंगी ठीक, और या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी तो यहाँ से निकलेंगी। अब ये एक किरण के लिए हो रहा है, कह रहा सभी जितनी भी समानांतर किरणें होंगी सब में यही होगा। तो क्या हो गया फिर, फोकस क्या हो गया, कहता जी समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बस वही है फोकस ठीक। और दूरी, कहता है पोल से या दर्पण से उसकी दूरी जो है वो फोकस दूरी है, और ये फोकस दूरी उस गोले की त्रिज्या की आधी है जिस गोले पर पॉलिश करके तुमने दर्पण बनाया है। सिंपल सी बात है। अब कहता है इसमें फोकस दूरी ऋणात्मक लगेगी, जब फॉर्मूले में डालोगे तो इसकी फोकस दूरी कैसी लगेगी, ऋणात्मक लगेगी, यानी इसका जो F होगा, इसका जो F लगेगा, ये कैसा लगेगा इसका F, कहता है जी इसका F जो लगेगा, इसका F लगेगा ऋणात्मक ठीक, और इसका F कैसा लगेगा, इसका F लगेगा धनात्मक। बस ये तो बेसिक बातें हैं, ये तो याद रहती हैं, तो टेंथ में भी याद होगा आपको ठीक, कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, किसका फोकस नेगेटिव, किसका फोकस पॉजिटिव। अब यहाँ वास्तविक फोकस कौन है, काल्पनिक फोकस कौन है, कहता जी ये वास्तविक फोकस है, जो वास्तविक किरणें वास्तव में यहाँ मिल रही हैं वो स्क्रीन पर आएंगी, वो हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये वास्तविक फोकस है। कह रहा है यहाँ पर प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं किरणें, कहता है ये काल्पनिक फोकस है। काल्पनिक फोकस है, धनात्मक है, दर्पण के अंदर है ठीक। वास्तविक फोकस है ठीक, ऋणात्मक है, दर्पण के बाहर है, जिधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं उसी तरफ है। तो कुल मिलाकर ये दो तरह के फोकस हैं। तो ये परिभाषित हो गए फोकस ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला बिंदु क्या आ रहा है।
अब बात करेंगे प्रतिबिंब आरेख। प्रतिबिंब आरेख कैसे बनता है ना। तो प्रतिबिंब आरेख बनाने के बाद फिर बना लेंगे दर्पण का सूत्र। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि एक प्रतिबिंब आरेख बना लो, दोनों दर्पणों का एक एक प्रतिबिंब आरेख बना लो, दर्पण के सूत्र बना लो, उसके बाद जो बचे हुए आरेख हैं उसके बाद बना देंगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, दर्पण का आरेख बना रहे हैं दोनों का और उसका सूत्र बना दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब बात करें, सबसे पहले इधर बना देते हैं अवतल दर्पण वाला। और उस तरफ बनाएंगे उत्तल दर्पण वाला। सिंपल। ठीक, अब अवतल दर्पण की बात करें तो एक सरल सा आरेख बनाएं, ऐसा रे डायग्राम बनाएं जिस पर दूरियों को देखना आसान हो, क्योंकि फॉर्मूला सिद्ध करना है, फॉर्मूला बनाना है। ठीक, चलिए बनाते हैं। एक ऐसा आरेख बनाओ जिसमें त्रिभुज वगैरह या जो दूरियां आपको लेनी हैं वो सरलता से दिखाई दें। ये बन गया यहाँ, इधर भी बनाओ, इधर भी बन गया, देखो ये रहा। अब बना दो मुख्य अक्ष और इसे आधा आधा कर दो। इधर बन जाएगा अवतल के लिए, उधर बन जाएगा उत्तल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर इसका केंद्र बनाओ C, यहाँ पर इसका फोकस बनाओ, यहाँ पर इसका केंद्र बनाओ C, यहाँ पर इसका फोकस बनाओ। ठीक, इसमें प्रतिबिंब को थोड़ा दूर पीछे हटा कर रखो ताकि आसानी से प्रकाश किरणें मिलती हुई दिखाई दें। तो नियम क्या है कि जो समानांतर जाएगी वो फोकस से आएगी। ठीक, एक दूसरी जो केंद्र से जाएगी वो जो कि त्यों वापस आ जाएगी, क्योंकि केंद्र क्या होता है, केंद्र से जाने वाली रेखा वैसे ही लंबवत होती है, तो उसमें I और R बराबर होते हैं। अब मान लीजिए केंद्र से जाने वाली ये रेखा लंबवत है, तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 90। तो बनाने के लिए डायग्राम क्या किया, एक सीधी डाल दी फोकस से, एक मतलब एक दर्पण पे डाली फोकस से ले ली, और एक केंद्र से डाल दी। तो फोकस वाली ये समानांतर डाली हमने ऐसे, तो ये तो फोकस से आएगी, ये तो फाइनल हो गया। कहता है जहाँ पर ये मिलती हैं, कहता है ये है तुम्हारा प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब का नाम लिख दो AB, इसका नाम लिख दो A', B', ये बन गया इसका। ठीक, दूरियों को बाद में देखेंगे। यहाँ पोल है, कहता है इस पोल को P लिख दो और एक अभिलंब डाल दो ऐसे, इसका नाम लिख दो M, और यहाँ पे इसको नज़रअंदाज कर दो, ये डिस्टेंस बहुत थोड़ी है तो MP बना लेंगे इसको। तो फाइनल कर दो, जो AB है और MP है ये एक आयत है, आयताकार आकृति का है ये, क्योंकि ये दोनों AB और MP लंबवत हैं और ये जो है दो समानांतर रेखाएं हैं। तो क्या बना, आयत बन गया, आयताकार आकृति बन गई। तो लिख दो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो AB = MP। ये नियम बना लिया, इसको फिट कर दो। ऐसे ही इसमें बना दो, कहता है इसमें भी रख दो कहीं पे, यहाँ पे रख दो वस्तु, और इस वस्तु से सीधी किरण ले जाओ, एक फोकस से ले आओ और एक इससे सीधी केंद्र पे ले आओ ऐसे। तो जहाँ ये बनती है, कहता है यहाँ दिखाओ प्रतिबिंब A', B', इसे मिला दो, इसे M कर दो, इसे P कर दो, केंद्र हो गया, इसे A कर दो, इसे B कर दो। ठीक, ऐसे कर दो इसको यूँ। ठीक, हालांकि दर्पण के अंदर ये जो किरण है ये डैश होती है, ये डार्क नहीं होती वैसे, लेकिन जो कि डायग्राम बना रहे हैं तो मैंने बना दिया इसको। यहाँ पे क्या होती है, ये डॉटेड होती है, डॉटेड ऐसे डॉटेड होती है अंदर की तरफ ये, और बाहर ये गहरी होती है, क्योंकि वास्तविक किरण होती है ना बाहर तो गहरी होती है, और दर्पण के अंदर की जो किरणें होती हैं वो डॉटेड होती हैं। ठीक, वहाँ एक्चुअली लाइट होती नहीं है, वो सिर्फ ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री के लिए ऐसा किया गया है। अब आगे बढ़ो, अब देखो जो त्रिभुज हैं वो कैसे त्रिभुज हैं। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल यानी एक जैसे जो ट्रायंगल हैं, ठीक, वो कैसे हैं, समान अनुपात वाले, जिनके कोणों के और लंबाइयों के अनुपात समान हों, ऐसे त्रिभुज। ठीक, तो अब यह आया कि भाई यहाँ देखें अगर त्रिभुज में, तो ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज और ये छोटा सा त्रिभुज जो दिख रहा है ये वाला, कहता है ये समानुपाती हैं, इनके सभी कोण एक दूसरे के समानुपाती, कोण समान है बिल्कुल, और जो लंबाइयाँ हैं वो समानुपाती हैं, कोण समान है, समान कोण के त्रिभुज हैं। ठीक है, अब
अगर अनुपात देखें तो अनुपात में क्या लगाते हैं, प्रतिबिंब बटे वस्तु लगाते हैं, वस्तु बटे प्रतिबिंब नहीं लगाते, क्योंकि आगे वाला जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीफिकेशन पे, आवर्धन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक, वो यही मानता है कि प्रतिबिंब बटे वस्तु हो, यानी वस्तु के आधार पर ही ये देखा जाए कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है या वो कितना बड़ा है। तो आवर्धन क्षमता के लिए क्या करते हैं, प्रतिबिंब बटे वस्तु करते हैं। तो इसलिए पहले से ही मान के चलें कि प्रतिबिंब बटे वस्तु करना है, ठीक। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों के लंब देखें तो देखो ये रहे लंब, इसका लंब ये रहा और इसका लंब ये रहा, ऊंचाई जो है ये रहा। तो बना दो, त्रिभुज कौन सा लिया, त्रिभुज लिया ए डैश बी डैश सी, और कौन सा लिया, और लिया ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें लिख दो इन दोनों त्रिभुज में, ऐसे लिख दो त्रिभुज इतने और इतने में लिखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। आधार क्या है, इसका आधार है बी डैश सी, इसका आधार है ये वाला, ये रहा इसका आधार, और इसका आधार ये पूरा यहाँ तक। तो क्या हो गया, बी डैश सी बटे बी सी, ठीक। अब इधर से देखो, दूसरी तरफ से देखो, दूसरी तरफ से ये त्रिभुज है, देखो इधर से ले रहे हैं, ये त्रिभुज है, देखो ये रहा, ओके। और इसके साथ ये रहा त्रिभुज एक और, देखो ये रहा, ये रहा एक त्रिभुज। अब इसमें क्या करें, इसमें भी यही करें, ए डैश बी डैश अपॉन एम पी। अब कौन से त्रिभुज लेने हैं, नाम लिखता हूँ, ये पॉइंट है फोकस पॉइंट, ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ, और त्रिभुज ये लेना है एम पी एफ, एम पी एफ। अब इसमें लेते हैं में, ठीक। अब इनके बारे में लिखते हैं, देखो ए डैश बी डैश बटे एम पी, ए डैश बी डैश बटे एम पी इक्वल टू एम पी हो गया, इक्वल टू बी डैश एफ बटे एफ पी। ये आधार है, देखो ये आधार है, इसको पक्का करो, ये इसका आधार है ऐसे, और ये इसका आधार है, ठीक। तो बी डैश एफ बटे पी एफ, बी डैश एफ बटे पी एफ, ये आ गया। और ये जो दूरी है, हम ये कह रहे हैं कि ये पहले हमने ये दूरी है हमने ना के बराबर मान ली, नगण्य मान लिया इसको, ठीक। तो कुल मिलाकर ये दो चीज़ें आई, हम इन दोनों को बराबर करके देखो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तुम्हारे पास है ए डैश बी डैश बटा ए बी, दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास बी डैश सी बटा बी सी, यह है तीसरी चीज़ बी डैश एफ बटे पी एफ। बस ये तीन बातें तुम्हारे पास बराबर हैं। अब यही बातें इसमें भी आएंगी, अभी इस पर भी पहुंचेंगे हम, ये बातें इसमें भी आएंगी। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों को बराबर करें, इसको ना करें अभी, तो इन दोनों को बराबर करने से क्या होता है, हमें इस मुख्य अक्ष पर फैली हुई दूरियों के बीच में संबंध स्थापित, हमारे संबंध जो है वो स्थापित हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं वो संबंध, क्योंकि इनमें ऊंचाई नहीं है। ये सब देखो बी डैश सी, बी सी, बी एफ वगैरह सब मिल जाते हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, यानी पहले हम लेते हैं बी डैश सी बटे बी सी इक्वल्स टू बी डैश एफ बटे पी एफ, ठीक। अब इन्हें सॉल्व करते हैं हम कि इससे हमें क्या मिलता है। देखो बी डैश सी सबसे पहली चीज़ है, बी डैश सी ये है, बी डैश सी ये है सबसे पहली चीज़ बी डैश सी। अगर इसको निकालोगे तो दर्पण से ही देखना पड़ेगा, दर्पण से यहाँ तक क्या है, सी तक, कहते दर्पण से सी तक जो है वो है त्रिज्या यानी आर, और आर है 2f के बराबर फाइनल। और यहाँ तक देखो बी डैश सी तक, कहता है बी डैश सी वो है जहाँ पर इमेज बनी है, इसे कहते हैं वी, यानी जो इमेज बनी है उसकी स्थिति है वी। तो कुल मिलाकर अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से यहाँ के बी डैश सी तक, ये है 2f माइनस वी। तो लिख दो इसे 2f माइनस वी। अब बात करें बी सी की, बी सी, ठीक। तो कहता है ये बी तक का जो कुल है ये है u, और जो सी तक का है वो है 2f यानी r। तो ये हो जाएगा
u माइनस 2f। बी डैश एफ, और बी डैश एफ पे आ गए। बी डैश एफ क्या है? कहता है ये है पूरा v, फिर से दिखा रहा हूँ, और ये है f। तो छोटी सी जो दूरी है ये बी डैश एफ, कहता है ये कितनी है? ये है v माइनस एफ। तो ये हो गया v माइनस एफ। और ये क्या है? एफ पी, कह रहा है ये फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी f। तो ये संबंध बन के आया। अब इस संबंध को अगर थोड़ा आगे बढ़ा लें तो थोड़ा यहाँ के बजाय थोड़ा आगे बढ़ा दो, फिर हटा देंगे बाद में इसको जब उस पर चलेंगे तो इसे यहाँ ले लो। देखो ऐसे हो गया। अब इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2f स्क्वायर माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी और माइनस यू एफ और माइनस 2vf और प्लस 2f स्क्वायर। ये आ गया देखो इस तरीके से। अब इसमें दोनों तरफ बराबर है, ये कट जाएगा। ये जो 2vf है इधर आएगा, इधर माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो एक बचेगा vf और uv माइनस uf। कहता है इसको पूरा uvf से भाग कर दो, uvf। तो ये क्या बनेगा? 1/u इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। इधर ले आओ, 1/u प्लस 1/v 1/f। ठीक, ये आ गया। कहता अभी ये आया नहीं है, फार्मूला यही बनेगा, यही आएगा। कहता ये भी आया नहीं है, इसके ऊपर तुमने चिन्ह पद्धति नहीं लगाई। अगर चिन्ह पद्धति लगाने के बाद ये ऐसा ही रहे कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर बदल जाए तो जो बदल के आएगा वो फाइनल होगा, कुल मिला के फाइनल होगा तभी जब तुम इस पर चिन्ह पद्धति लगा दोगे। तो चिन्ह पद्धति लगाते हैं। चिन्ह लगाया, देखो चिन्ह में क्या है? सभी दूरियां इस तरफ हैं, दर्पण के इधर हैं, सब बाईं तरफ हैं, सब नेगेटिव हैं। तो सभी के साइन बदल दिए जाएं तो ऐसा ही रहेगा। अगर सभी के साइन बदले जाएं तो ऐसा रहेगा, माइनस का यू माइनस का वी माइनस का एफ। तो कुल मिलाकर चिन्ह पद्धति लगाने के बाद माइनस का यू हो गया, माइनस का वी हो गया, माइनस का एफ हो गया। तो फिर वही बन गया 1/v प्लस 1/u 1/f। कहता ये लग गई चिन्ह पद्धति और सूत्र ये हमारे हाथ में आ गया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक, 1/v 1/u 1/f, इनमें संबंध आ गया हमारे पास। अब इसमें जो भी हम वैल्यू डालेंगे, जो भी मान हम इसमें रखेंगे वो प्लस माइनस देख के रखेंगे। कहता यही है दर्पण का सूत्र। अब इसके बाद अगला सूत्र है आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र यहाँ बना देते हैं। देखो यहाँ जगह है, यहाँ बनाते हैं आवर्धन और क्षमता, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक, यानी वस्तु के आकार के मुकाबले प्रतिबिंब का आकार कैसा है। ठीक, बढ़ा है घटा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ लगाई जाए। अब इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसे छोटा पड़ेगा। इसका और इसका भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लो, ये आसान है। क्योंकि देखो ये चीज़ है बी डैश एफ और पी एफ, ये कितना है? वी माइनस एफ बटे एफ है, आसान है। और यहाँ ए डैश बी बटे ए बी क्या है? सिंपल, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो लिख लो ए डैश बटे बी डैश बटा ए बी इक्वल्स टू क्या है? वी माइनस एफ बटे एफ। तो वी माइनस एफ बटे एफ। थोड़ा और सरल करो तो ये बनेगा वी बाई एफ माइनस 1, ऐसे बन जाएगा। देखो अब ये क्या है? ए डैश बी डैश। कहता है ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको मान लो एच आई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। और इसे मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। ठीक, अब इसके बाद v बाई एफ। कहता है v बाई एफ यहाँ से सोल्व कर लो, v बाई एफ कितना आएगा? ठीक, यानी अपॉन में f, बस ये सॉल्व कर लो तुम। अब v बाई एफ को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें उसके लिए? इस v को उधर ले जा सकते हो f की तरफ। ठीक, v बाई एफ के लिए या इस f को इधर ले आओ, v को उधर ले जाओ। तो कुल मिला के यहाँ से निकालना है ना, तो यहाँ से निकालो। यहाँ से कैसे निकालते हैं? देखो इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो इसको सॉल्व। ठीक,
ये हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वस टू 1/f। अब देखो ये हो गया v प्लस u बटे वी यू 1/f। तो v/f, अगर v/f निकालूँ, देखो इसे v को इधर ले गया, ये आ गया v प्लस u/u, बस ये आ रहा है v/f। ठीक, इसको यहाँ लगा दो इस जगह पे, तो क्या मिलेगा, v प्लस u/u माइनस 1। ओके, तो देखो इसका बनाओ, नीचे एलसीएम बना लो, तो क्या बनेगा, ये कहता है जी ये चीज़ बन जाएगी केवल v/u। ठीक, कहता है इस पे चिन्ह पद्धति लगी हुई है, इधर नहीं लगी हुई है। अब देखो इधर इमेज कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव है। कहता है यहाँ लगाना पड़ेगा चिन्ह पद्धति ऐसे। ठीक, तो कुल मिला के चीज़ क्या आ गई, कहता है बीच की चीज़ हटा दो, बस यही लिख दो v/u, बस खत्म। अब ये जो चिन्ह है इसे उधर ले जाओ, hi/ho यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये बन गई माइनस v/u। तो बस यही है आवर्धन क्षमता, जिसको तुम कहते हो m यानी मैग्निफिकेशन। यानी m का जो फार्मूला है वो क्या है, माइनस v/u प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इस तरीके से होता है। ठीक, अब ये कौन से टाइप का मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, यानी सरल रेखीय आवर्धन क्षमता है। ठीक, अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तब काम करता है जब वस्तु खड़ी हो, अक्ष के ऊपर खड़ी हो। अगर वस्तु पड़ी है तब नहीं, लिटा के नहीं, खड़ा हुआ, वस्तु खड़ी हो, उनकी ऊंचाइयाँ इसमें काम आ रही हैं। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या बना, बस इसके आगे m और लिख दो, इक्वस टू m, ऐसे लो, बात पूरी हो गई। एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स, इस तरीके से बनता है सूत्र। ठीक, अब इसमें त्रिभुज कैसे हैं, बात करें उत्तल दर्पण की, तो सिंपली से सरलता से आप समझ सकते हैं त्रिभुज कौन सा किसके समतुल्य है, कैसा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज समानुपाती है, किसके कौन समान है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो त्रिभुज बना देता हूँ मैं। कहता है ये जो त्रिभुज है पूरा, ये देखो ये पूरा जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये छोटा सा त्रिभुज है, ये देखो दिख गया, बिल्कुल साफ दिख गया होगा आपको। कहता है ये हैं समानुपाती या समतुल्य त्रिभुज। ठीक, अब कहता है ये जो त्रिभुज है, ये वाला, ये पूरा, अब देखो इसको भी साफ साफ दिखा देता हूँ मैं। ये जो त्रिभुज है ये पूरा, कहता है इसके अंदर ये त्रिभुज है छोटा सा, देखो यहाँ पे ये रहा, ऐसे। ये भी सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके भी जो कोण हैं वो समान हैं, तो भुजाओं के अनुपात समान होंगे। ठीक, तो कहता ऐसे ही इसमें लगाना है, बिल्कुल वही सिस्टम है, a' b' बटे ab, b' c बटे bc, इसमें लिखते चले जाओ। और फाइनली इसकी दूरियां हैं u, p, f वगैरह लगा के, जिसे इसमें किया v, f वगैरह एडजस्ट करके, तो कहता है इसमें भी यही सूत्र स्थापित होगा। चिन्ह पद्धति लगाने के बाद ये आएगा, चिन्ह पद्धति लगाने से पहले कुछ और आएगा। इसमें तो सेम आया था अवतल में, क्योंकि सभी एक ही दिशा में हैं, सारी दूरियां उधर बाईं तरफ हैं। इसमें थोड़ा अलग आएगा, कहता है चिन्ह पद्धति लगा के ही आ जाएगा। ऐसे ही इसका आवर्धन है, वो भी चिन्ह पद्धति लगा के, इस तरफ वाली HI HO लगा के, ठीक, वो आएगा। इसमें HI और HO दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें प्रतिबिंब भी ऊपर है, वस्तु भी ऊपर है, तो यहाँ इसमें माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ से जो फाइनल हो गया आएगा, बस वही बनेगा। तो कुल मिला के उत्तल दर्पण के लिए भी इस सूत्र को स्थापित करना है। और बता दूँ आपको कि बोर्ड परीक्षा में इनमें से कोई भी आ जाता है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि इस सूत्र को उत्तल दर्पण के लिए बनाइए, अवतल दर्पण के लिए बनाइए। इसलिए मैंने अवतल दर्पण पे बना दिया, तो आप इसी को लिखना, क्योंकि नाम से नहीं आता। परीक्षा में ये कभी नहीं आता कि सूत्र बनाइए उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। वहाँ आता है कि गोलीय दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना करिए, तो यही बन जाएगा, फिर यही बना लो आप। लेकिन अपनी जानकारी के लिए, अपने अनुभव के लिए, अपने आंकिक प्रश्नों को अच्छे से हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको भी बना लो।
इसे अपने लेवल पे अपनी सेल्फ स्टडी में आप इसको बना के देखना एक बार, ठीक, इसको बना लेना। आप नहीं बना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, मैं डाल दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण का सूत्र, ठीक। अब बताएंगे आरेख, रे डायग्राम कैसे बनता है। जो रे डायग्राम है वो कैसे बनता है, उसके क्या नियम हैं, अवतल में भी उत्तल में भी, ठीक है। तो ये आ गया दर्पणों के प्रतिबिंब आरेख, है ना। तो लिख दो प्रतिबिंब आरेख। या चित्र, रे डायग्राम, किरण आरेख, इसे बोल देते हैं किरण आरेख, रे डायग्राम, है ना। अब इसमें क्या करें, सबसे पहले देख लें कि अवतल दर्पण में किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की बात करें तो लिख दो पहला नाम अवतल दर्पण। अब क्या क्या चीज़ें डिफाइन होती हैं, देखो क्या क्या चीज़ें परिभाषित होती हैं। ये हो गया केंद्र, ये हो गया फोकस, और वस्तु बहुत दूर रखी हो तो वस्तु को रख दिया बहुत दूर ऐसे, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब ये पता करना है। यानी केंद्र से भी परे रखी हो वस्तु, और उस प्रतिबिंब के बारे में क्या जानकारी मिलेगी, क्योंकि सूत्र तो हमने बना लिया, हमने इसका सूत्र तो बना लिया। तो आप कर सकते हैं भाई, कैसे करें, ठीक। प्रतिबिंब का कोई नाम देना चाहते हैं, नाम दे दें, ए बी दे दें, ठीक। अब पहली जो प्रकाश किरण है, पहली प्रकाश किरण कहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी यूँ, और ये समानांतर जाएगी, समानांतर लेते हैं, और ये वापस आएगी फोकस से होते हुए, ये आ गई। एक जाएगी केंद्र से सीधी, तो कहता है यहाँ मिलेंगी, देखो ये रहा। ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, छोटा है। कैसे कहेंगे, उल्टा है, वास्तविक है, छोटा है। किससे छोटा है, वस्तु से छोटा है। आंख से देखा नहीं जा सकता, पर्दे पर उतारना पड़ेगा, ये बात पक्की हो गई, ठीक। इसमें यू यानी वस्तु की स्थिति ऋणात्मक है, प्रतिबिंब की स्थिति ऋणात्मक आएगी जब सॉल्व करेंगे, और जो फोकस दूरी है वो भी ऋणात्मक है, ठीक। कैसा दर्पण है, दर्पण है अवतल दर्पण। फाइनल पहला डायग्राम। दूसरे में केंद्र पे रख दो, केंद्र पे रखने पर क्या बात होती है जरा देखें एक बार। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, कहता है यहीं रख दो, यहीं पे रख दो वस्तु को। तो एक किरण चलेगी आगे की तरफ यूं, वापस आएगी फोकस से, दूसरी केंद्र से ही होते हुए आएगी ऐसे, कहता है या तो इसको मिला लो ऐसे सीधे, या एक यहाँ डाल के यहाँ से वापस ले आओ ऐसे, तब भी बात वही होती है। यानी इसी पॉइंट से बिल्कुल वहाँ मिलाओ पोल पे, जिस कोण पे ले जा रहे हो, यहाँ पे जिस कोण पे ले जा रहे हो उसी कोण पे वापस ले आओ, क्योंकि ये जो अक्ष है ये लंबवत है दर्पण के, तो यहाँ जो एंगल है ये आई, तो ये भी आई और आर बराबर हैं, तो जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट आ जाएगा। तो कह रहा है इसमें भी जो प्रतिबिंब है वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन आकार में बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है, जैसा वस्तु है वैसा ही उसका प्रतिबिंब है। ओके, अब इसके बाद थोड़ा और देखें और आगे बढ़ाओ, केंद्र और फोकस के बीच में रखो। अगले केस में बनाओ दर्पण, ये बनाया फोकस, ये बनाया केंद्र, इसके बीच में रख दो, बिल्कुल बीच में रख दो ताकि साफ दिखाई दे। ठीक, एक फोकस से लेके आओ, एक सेंटर से लेके आओ और आगे बढ़ाओ इसको ऐसे। देखो यहाँ मिल गई, सीधी करके मिला सकते हैं और बना लो सीधा ऐसे, थोड़ा और आगे बढ़ा लो, ये देखो ऐसे। दोबारा मिला देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, दोबारा मिला देंगे। ये देखो, चलो दोबारा मिलाते हैं। ओके, ये मिल गई, देखो यहाँ ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक, ओके। प्रकाश किरण पर तीर का निशान लगाओ, ये लग गया प्रकाश किरण पे तीर का निशान। ठीक, तो कैसा है ये?
वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है। वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है। किससे बड़ा है? वस्तु से बड़ा है। इसकी लंबाई वस्तु से अधिक है। ठीक, चलिए इसके बाद और आगे बढ़ाओ, है नहीं। अब फोकस पे लेके जाओ। ठीक, अब फोकस पे ले आने के लिए क्या है? इसे मिटा लो, इसे हटा लो यहाँ से, लो फोकस वाला बनाएंगे। बनाओ दर्पण। अक्ष बनाओ, फोकस, केंद्र। ठीक, और रख दो फोकस पे खड़ा करके ऐसे, यूँ। अब देखो क्या होने वाला है। कहता है जी लाइन जाएगी और फोकस से वापस आएगी। ये चली गई जी फोकस से वापस। एक कह रहा है केंद्र से जाएगी। कहता है ये मिलेंगी नहीं कहीं भी, ये बिल्कुल नहीं मिलेंगी कहीं भी, ये मिलेंगी जाके अनंत पे। ठीक, तो ये बन गया तब जब फोकस पे। ठीक, अब फोकस से भी आगे बढ़ाओ। फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में इस यहां पे लेके आओ। अब यहां वाला बनाओ। ये बना दिया दर्पण, ये बना दिया इसका मुख्य अक्ष, ये बना दिया इसका फोकस, ये बना दिया इसका केंद्र, और ये खड़ी कर दी यहाँ पे वस्तु। ठीक, डायग्राम, प्रकाश किरण कहता जाएगी एक फोकस से इस तरफ को और एक जाएगी केंद्र से इस तरफ को। ठीक, कहता ये मिलेंगे नहीं, इधर फैल जाएंगी। तो पीछे हटाया जाए तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी पीछे की तरफ, ऐसे यहाँ यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो कहता ये बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, यानी वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा जब आप फोकस और दर्पण के बीच में रख देंगे इसको। कुल मिलाकर प्रतिबिंब अनंत पर चला गया जब फोकस पे रखा। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में ऐसा हुआ एक बार। ठीक, और अगर कोई वस्तु अनंत पे रही तो उसका प्रतिबिंब फोकस के पास आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा, क्योंकि बहुत दूर चली तो फोकस पे आ जाएगा प्रतिबिंब। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका कहाँ आएगा प्रतिबिंब? फोकस पे आ जाएगा। यानी फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक, अब चलते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किरण आरेख। ठीक, इसमें क्या करना है? बस एक ही किरण आरेख बनता है, सब पे लागू हो जाता है। क्योंकि दर्पण के अंदर होते हैं फोकस, केंद्र, दूरियां, तो उन पे तो आप रख नहीं सकते, बाहर ही रखना पड़ेगा। तो बाहर तो कुछ है नहीं। ठीक, अब देखो समझ में आ जाएगा आसानी से। मान लो कि ये अवतल दर्पण है, तो ये इसका अक्ष है, ये फोकस है मान लो, ये सेंटर है मान लो, ऐसे। ठीक, ऐसा मान सकते हैं। तो जो भी होगा इधर होगा। वस्तु कहाँ होगी? इधर होगी। तो इधर क्या है? कहीं भी रखो, अनंत तक रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी दूरियां इधर हैं, उधर तो आप वस्तु रख ही नहीं सकते। ठीक, तो अब मान लो किसी वस्तु को यहाँ रख दें कहीं भी, ऐसे ऐसे, तो कैसे किरण कैसे जाएगी? कहता है एक जाएगी ऐसे फोकस से यूँ, वापस जाएगी यूँ ऐसे, और एक जाएगी सीधी केंद्र से ऐसे। ठीक, कहता है ये भी वापस आ जाएगी, यहीं पे जाएगी, यहीं पे आ जाएगी। तो दोनों जहाँ मिली, कहता ये है बस। यानी सभी हालात में, सभी केसेस में क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक, और दर्पण के अंदर होगा और सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। यानी इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। ठीक, और किरण जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। ये किरण रिफ्लेक्शन होके
परावर्तन होकर वापस चली जाएगी। तो प्रकाश कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा? कहता है इसका प्रकाश यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, फैल जाएगा। तो ये जो प्रकाश फैल रहा है, कहता है यही हमारी आँख में घुस जाएगा और हमें दिखा देगा कि प्रतिबिंब यहाँ पर है, यानी वस्तु यहाँ पर है। इससे पहले का वीडियो देखो, उसे मैंने बताया कि दिखता क्यों है, कौन से काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसी क्या बात है कि वो हमें दिखता है। कहता है वो प्रकाश वापस आ जाता है टकराकर, जहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है वहीं वो प्रतिबिंब है, वो दर्पण के अंदर है, इसलिए हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तव में लाइट तो है नहीं वहाँ पे। तो क्या है? छोटा, आकार में छोटा है, सीधा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण के अंदर। बस यही बात है और कुछ नहीं है। अब कर देते हैं इसके सवाल, फॉर्मूले बन गए, सवाल कर देते हैं इसके, ठीक है। तो ये आ गई मेरे हाथ में पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, है ना। चलते हैं दर्पण पर बनने वाले सवालों पर खोज करते हैं, देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। चलिए आ गया पहला सवाल, 3 नंबर है, अंकित प्रश्न है। जो नंबर 2 है वो सिर्फ आकृति बनाने पर प्रश्न है, वो आप समझ जाएंगे, कोई बात नहीं है। करते हैं हल करने वाला। उदाहरण 3, ठीक। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन का परिकलन कीजिए। बात बिल्कुल सिंपल है। दर्पण कैसा है, यूवीएफ कैसे लगेंगे, करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो उदाहरण 9.3, ठीक। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितना आर है? वक्रता त्रिज्या है 15, फोकस हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। याद रखें अवतल दर्पण है, गलती न करना, रेडियस का आधा करना और माइनस की वैल्यू लगेगी इसमें। ये हो गया फोकस, परिभाषित फोकस दूरी। वस्तु कहाँ रखी है? कहला जी पहले मामले में वस्तु रखी है -10 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति बाईं तरफ होती है, माइनस में लेंगे। बस बनाए प्रतिबिंब, तो 1/v + 1/u 1/f। चलिए v का मालूम नहीं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें नहीं पता, वो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, छोटा बड़ा हमें नहीं पता, आंसर बताएगा। u -10, फोकस -15/2। हल करते जाएं, बिना डरे हल करते जाएं, कोई खतरा नहीं है। शाबाश। इस 10 को उधर कर दो, 1/v 1/10 - 2/15। शाबाश। लघुत्तम बना दो, लघुत्तम कितना बनेगा? 30 बना दो। ये 3, ये 4, क्योंकि 2 है, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो ये कितना बन गया? -1/30, 1/v, v पहुंच गया -30 पर, ठीक। अब आवर्धन, यानी m क्या था? -v/u, फॉर्मूला बनाया जा चुका है। -30 v माइनस का 10, आवर्धन हो गया 3, वो भी माइनस का। चलो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, और ये भी होगा तुम्हारा उत्तर। पहला कहाँ रखा था? पहले में 10 सेंटीमीटर पे रखा था, समझे। चलो आगे चलो। कैसा है प्रतिबिंब? कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक है तो कहता है उल्टा है, वस्तु से आकार में बड़ा है। आवर्धन कितना है? -3 है, 3 गुना बड़ा है, ठीक। अब रे डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो तुम, अभी बताया हमने। देखो फोकस से बड़ा लेकिन केंद्र से छोटा, यानी केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो बड़ा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। अभी अभी हमने देखा था, दोबारा बना के देख सकते हो, ठीक। बना देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ, वहम हटा देता हूँ। ये रहा देखो, ये फोकस, ये केंद्र, ठीक।
अब देखो बड़ा है कि नहीं, बन गया बड़ा। तो ये मामला था। अब दूसरा है इसी में सवाल, 5 सेंटीमीटर पर रखी है वस्तु, फिर क्या क्या होगा, फिर वैल्यू लगा लो। 5 सेंटीमीटर के लिए वस्तु, ये बदलना है सिर्फ, ये देखो ये बदलेंगे सिर्फ, ये कर देंगे 5 माइनस का 5, बस ऐसे। ठीक, इसको हल कर देंगे, यहाँ पे देखो बदल देंगे इसको, माइनस का 5, ये लो। ठीक, ओके, यहाँ कर देंगे इसको 5, ऐसे धीरे धीरे बदल रहा है सब कुछ। यहाँ कर देंगे इसको 5। ठीक, एलसीएम यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2, धनात्मक 2, प्लस का 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 15। प्रतिबिंब बन गया दर्पण के पीछे। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा प्लस का 15, तो ये आ जाएगा 3/2, माइनस माइनस कट जाएंगे। ठीक, उत्तर डायग्राम बनेगा, कैसे डायग्राम बना देते हैं इसका। ये बना दर्पण, ये बना अक्ष, ये बना फोकस, ये बनी वस्तु। फोकस से कम पे है, फोकस कितने पे है 7.5, वस्तु कितने पे है 5, तो ऐसा होगा। और ये बना केंद्र, तो ये गया और ये गया केंद्र से, मिला दो पीछे, यहाँ मिलेगा, देखो ये वाला है। समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है यार, क्या टेंशन है। चलो डन हो गया, एक उदाहरण हो गया। दर्पणों में कैसे वैल्यू रखनी है ये पता लग गया। और सवाल है, और करा रहा हूँ, डरना मत, भागना मत, अभी वीडियो स्किप मत कर देना, चलते रहना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्त, कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को हमारे। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं प्रश्नावली में क्या होना है। पहला सवाल 9.1 अभ्यास का बिल्कुल पहला सवाल। तो ये आ गए हम अभ्यास पे, और ये है 9.1। कैसा दर्पण है? दर्पण है अवतल। आर है 36, एफ हो जाएगा -18, यू है -27 और एच ओ वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई ये है 2.5। इसे क्या कह रहे हो? ये है वस्तु की लंबाई, ये रही देखो। तो इमेज की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बतानी पड़ेगी, कहाँ बना बताना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है? एच आई क्या है? ये है प्रतिबिंब की लंबाई। ये तुम्हें बताना है, और वी निकलेगा तब निकलेगा ये। ठीक, तो दोनों प्रकार के सूत्र का उपयोग होगा। पहला सूत्र क्या है? 1/v + 1/u 1/f, ये रहा। दूसरा सूत्र क्या है? आवर्धन क्षमता, ये है -v/u HI/HO। इसका भी उपयोग होगा दोस्त। ठीक, और इसका भी होगा। चलो चालू कर दो प्रोग्राम, फिल्म बनानी शुरू कर दो, शूटिंग शुरू। ठीक, लगा दो वैल्यू। चलो 1/v, वी का तो हमें पता ही नहीं होता यार, हम क्या लगाएं वी को। ये हो गया -27, अवतल दर्पण है -18, 1/v, फटाफट चलता जा। 18 एलसीएम बना ले 54,
ये 2, ये 3, v हो गया -54। बात हुई खत्म, फिनिश। चलो आगे चलो। -v/u, इमेज की ऊंचाई पता नहीं, वस्तु की ऊंचाई प्लस में है 2.5 सेंटीमीटर। प्लस में पॉजिटिव क्यों है? अक्ष के ऊपर खड़ी है, ठीक। अब लगाओ वैल्यू, कितना आ रहा है अभी? -54 लगा लो। -54, u कितना है? -27, hi 2.5, तो hi कट 27 दूनी 54, 5 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक। माइनस में आ गई यानी उल्टी है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। उल्टा है, वास्तविक है, बड़ा है। उल्टा है, वास्तविक है, बड़ा है, ठीक। आंसर हो गया। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस प्रकार हटाना होगा? अगर मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस प्रकार हटाना होगा? यानी अगर u की वैल्यू घटाएं तो पर्दा कहाँ होगा? जहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब दिख रहा है, इसकी स्थिति कैसे बदलेगी, ठीक। चलिए अब बताते हैं इस सवाल का उत्तर भी। यह है फोकस, यह है केंद्र, ठीक। यह है ये वस्तु और ये है प्रतिबिंब, ऐसे। और यही प्रतिबिंब के पास यही है पर्दा। पर्दा है, पर्दा, ठीक। ये रहा पर्दा, जहाँ प्रतिबिंब है वहीं पर्दा है, पर्दे पर प्रतिबिंब है। अगर ये क्या कह रहा है? यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, अगर मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो क्या होने वाला? देखो फोकस से जाने वाली रेखा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो कि त्यों है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये कहाँ मिलने वाली है? पीछे मिलने वाली है, पता लगा लिया, पीछे। तो पर्दा दूर जाएगा, ये आ गया पर्दा, ठीक। तो पर्दा दर्पण से और दूर हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण से और दूर बनेगा, बाईं तरफ। इसका भी उत्तर मिल गया, बिल्कुल सरल था, ठीक। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न भी हल हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9(2). ओके, 9(2) 11 नहीं हो रहे हैं अभी हम पढ़ाए हैं, और चलेगी ये वीडियो। बस एक सवाल और है दोस्त, एक सवाल और झेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गोलीय दर्पणों पर प्रकाश का परावर्तन खत्म, ठीक। 4.5 साइज की कोई सुई, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर है जी। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है दोस्त। तो फोकस प्लस में लगेगा, क्योंकि दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। ये गलती ना करना, बहुत बच्चे करते हैं। प्लस 15 सेंटीमीटर दूरी u, ये तो माइनस में लगेगी भैया, 12 सेंटीमीटर। बस हो गया, सब कुछ आ जाएगा अपने आप आगे। चलो चलते जाओ। पहले बताओ प्रतिबिंब की स्थिति। v पता ही नहीं है भाई, v क्या है? u -12 है, फोकस दूरी प्लस में 15 है, ठीक। हल कर लो, कहाँ आएगा v? 1/12 + 1/15, हल कर लो। क्या एलसीएम बना रहे हो तुम? 12 और 15 का? मैं तो 60 बना रहा हूँ, 60। चलो तुम भी बना लो, तुम भी वही बनाओगे जो मैं बनाऊंगा, हैं? 5 और 4, 1/v। तो देखो v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई प्लस में 60/9 सेंटीमीटर, ठीक। अब आवर्धन लगाएंगे, पता करेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। आवर्धन क्या है? m है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई -v/u है सर जी, ठीक है। लगा लो। प्रतिबिंब की लंबाई hi, वस्तु कितनी लंबी थी बालक? 4.5, और प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, ऊपर खड़ी होती है, तो प्लस -v कहाँ आया? प्लस में आया सर, प्लस में आया है सर जी, 60/9,
वस्तु कहाँ रखी थी? ओ सर जी माइनस में रखी थी 12 पे, -12। तो ऊंचाई आ गई प्रतिबिंब की 4.5 गुना 60/9/12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और पंजे पंजे कितने पंजे पंजे बताओ? 25। तो ये आ गया पंजे पंजे 25, 2.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, उत्तल दर्पण में ध्यान रखना। आरेख बनाओ सर जी, दिखाओ तो सही बना के, कैसे बनेगा? हम कैसे मान लें छोटा होगा कि बड़ा होगा? चलो भैया कहीं रख लो, एक लाइन डाल दो फोकस से वापस, एक डाल दो केंद्र से वापस। देखो छोटा बना, छोटा बना, ऐसा होता है आरेख। बन गया प्रतिबिंब छोटा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक, ये था दर्पणों पर प्रतिबिंब का बनना। संपूर्ण वीडियो है, सारी बातें रखी गई हैं वीडियो में। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लें, सब कुछ पक्का फाइनल है। ठीक, अगला वीडियो बनेगा अपवर्तन के नियम पर आधारित, यानी जो लेंस होते हैं उन पर बनाएंगे। ठीक है, कल बन रहा है वीडियो, अगले दिन मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। गुड बाय। ओके।